डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परसेंटेज एक स्पेशल टॉपिक है और एक तरह से कह लीजिए कि गणित की शुरुआत यहीं से होती है। परसेंटेज में कुछ खास बातें हैं जिनको अगर आप पहले से समझ जाएं तो इसके सारे सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए कुछ बातों की हम चर्चा करते हैं। पहले तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी पर चर्चा कर दें। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें प्रत्येक वैल्यू को 100 के संदर्भ में देखा जाता है, 100 के संदर्भ में। यानी चाहे वैल्यू छोटी हो चाहे वैल्यू बड़ी हो, उसको 100 के संदर्भ में ही देखना है। आइए दिखाते हैं। तो इसमें कुल 4 पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कि नंबर 1 होगा कि सभी मान 100 में देखे जाते हैं। 100 में देखे जाते हैं। 100 में देखे जाने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो वैल्यू छोटी हो चाहे बड़ी। एक एग्जांपल देता हूँ। हमने मान लीजिए 4 रुपये में कोई सामान खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया। अब सवाल उठता है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए एक फार्मूला है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो हमने देखा कि 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो हम लिखेंगे लाभ गुणा 100, यहाँ गुणा कर दिया 100 और बटा क्रय मूल्य 4। अब काटेंगे तो आ जाएगा 25% लाभ हुआ। आप देख सकते हैं कि ये 100 से कितनी छोटी संख्या है, उसके बाद भी प्रतिशत लाभ हो रहा है 25%। ऐसे ही अगर किसी की सैलरी है 10,000 है और उसकी सैलरी बढ़ करके 1,000 बढ़ गई, 11,000 हो गई। एक आदमी 10,000 सैलरी थी, अब वो 11,000 हो गई, तो सवाल तुरंत बन जाता है कि उसकी सैलरी कितना परसेंट बढ़ गई। तो देखो बढ़ी है 1,000, तो वृद्धि गुणा 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू। तो वृद्धि है कितना, 1,000 गुणा 100 और बटा ओरिजिनल वैल्यू 10,000। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, आपका उत्तर आ गया 10%। यानी उसकी सैलरी 10% बढ़ी है। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ उठता है कि देखो 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये बिक गया, 100 से बहुत छोटी संख्या थी, आंसर बन रहा है 25%। ये देखो 10,000 और ये 11,000, 100 से बहुत बड़ी वैल्यू है, आंसर बनना है 10%। क्या देखा आपने? उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वैल्यू कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसको केवल 100 के संदर्भ में ही देखना, सारी वैल्यू को 100 के संदर्भ में लाता है। तो इसलिए सभी मान 100 में देखे जाते हैं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी क्वांटिटी यहाँ कोई मायने नहीं रखती है। जैसे हमने 4 रुपये की एक कलम खरीदा, 5 रुपये की उसे बेच दिया, 25% लाभ हुआ। अगर हमने 1 लाख कलम खरीदा होता या 1 करोड़ कलम खरीदा होता, 1 करोड़ कलम मिलता हमको 4 करोड़ का। 4 करोड़ का कलम खरीदा और उसको हम बेचते 5 करोड़ का, हमें लाभ होता 1 करोड़ का। तो प्रतिशत लाभ निकालते तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, 1 करोड़ गुणा 100 बटा 4 करोड़ करते काटते तो फिर वही 25% आ जाएगा। यानी परसेंट नहीं बदलेगा चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो। जैसे और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके खून में, ब्लड में 13% हीमोग्लोबिन है, एक बूंद खून में 13% हीमोग्लोबिन है, आप 1 लीटर खून निकलवा दीजिए और उसमें हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो आपको वही 13% आएगा, 14% नहीं हो सकता। आपने यूरिया खाद देखा होगा, गांव में अगर होंगे तो यूरिया खाद होता है, पौधे में डाला जाता है, वाइट कलर का। तो उस पर बोरे पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। उसका एक दाना भी लेंगे ना तो उसमें 46% नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। अगर पूरी बोरी को चेक करेंगे उसमें भी पूरा 46% ही होगा, है ना। ये बड़ी काम की चीज़ है। ऐसे ही पूरे एटमॉस्फेयर में बताया गया कि 21% ऑक्सीजन होता है। तो मैंने देखो मुट्ठी बंद किया, इसके अंदर थोड़ी सी हवा होगी, उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगा उसमें 21% ऑक्सीजन होगा। अब पूरे वायुमंडल को भी अगर हम चेक कर लें तो वही 21% ऑक्सीजन होगा। ये बड़े काम की चीज़ है परसेंटेज। वो मात्रा उसकी एकदम कांस्टेंट है। परसेंट का मतलब यही हुआ। तो आपका मात्रा पर प्रभाव पड़ता ही नहीं, चाहे थोड़ा सा देखो चाहे पूरा देखो। तीसरा जो बड़े पॉइंट है कि ये एकीक नियम का बच्चा है। ये एकीक नियम का बच्चा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पूरा परसेंटेज जो है, जैसे एकीक नियम बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मान लो तो उसकी एक शाखा के रूप में परसेंटेज है।
एक एक नियम होता क्या है, आपने कक्षा 5 में पढ़ लिया था कि 5 कलम का दाम 15 रुपया है तो 22 कलम का दाम बताइए। चूँकि इसलिए जब लगाते थे तो जैसे अगर आपको एक एक नियम पहले से मालूम है तो मान लीजिए परसेंटेज आपको आ गया, क्योंकि परसेंटेज में कुछ नया नहीं करना पड़ता। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है कि लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, मान लीजिए सूत्र हमको नहीं याद होता तब भी इस सवाल का उत्तर हम लोग एक एक नियम से लगा लेते। लगा के दिखाता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो, हमने 4 रुपये की पूंजी लगाई और हमें 5 रुपया मिला, यानी 1 रुपये का लाभ मिला। तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, चूँकि 4 रुपये पूंजी पर लाभ कितना है 1 रुपया, इसलिए 1 रुपये की पूंजी पर लाभ कितना होगा 1/4 रुपया। इसलिए 100 रुपये की पूंजी पर लाभ कितना होगा 1/4 गुणा 100, काटेंगे तो 25% आ जाएगा। आया कि नहीं आया? उत्तर वही है, यानी एक एक नियम के माध्यम से भी वही उत्तर आया। इसी प्रकार जो सैलरी वाला एग्जाम्पल हमने लिया था उसको भी आप देख सकते हैं कि 10,000 सैलरी थी तो बढ़ी 1,000। तो अगर 1 रुपये सैलरी होती तब कितना बढ़ती 1,000 बटे 10,000। तो अगर 100 रुपये सैलरी होती तो 1,000 बटे 10,000 गुणा 100, काटेंगे फिर वही 10% आ जाएगा। तो एक एक नियम के माध्यम से भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। अब जब एक एक नियम के माध्यम से लगा लिए तो अब एक एक नियम का ये बच्चा है, यानी खानदान वही है, तो जो कमी एक ही के नियम में होगी वह कमी परसेंटेज में भी पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। वो नियम कमी क्या है? वो कमी ये है कि केवल समान यूनिट में ही काम करता है, बस समान यूनिट में ही काम करता है। देखो, समान यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे हमको पता है 5 रुपया 20 रुपये का कितना परसेंट है निकाल सकते हैं, 2 घंटा 24 घंटे का कितना परसेंट है निकाल सकते हैं, 10 लीटर दूध 100 लीटर दूध का कितना परसेंट है बताया जा सकता है। लेकिन आप नहीं बता सकते 5 घंटा 12 लीटर दूध का कितना परसेंट है, नहीं बता सकते, क्योंकि दूध और घंटा दोनों अलग अलग यूनिट है, काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे 1 कलम का दाम 25 रुपया है तो 22 कलम का दाम निकाला जा सकता है, 100 कलम का दाम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इस कलम का दाम 25 रुपया है तो इस बोर्ड की कीमत क्या है नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये रिलेशन आगे चल करके जब इसमें हम लोग रेशियो फिट कर देंगे तो रिलेशन भी बन जाएगा, है ना, रेशियो, तो वो भी गणित का हिस्सा है। आगे हम लोग देखे होंगे, हम लोग तो देख चुके हैं रेशियो। तो अब हाँ, आने वाले समय जो अभी हम लोग चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं तो इसीलिए क्रम से पढ़ रहे हैं, तो उन सारे चैप्टर्स का अलग अलग लेसन में इस्तेमाल होगा, तो हम बताते चलेंगे इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। तो आपने देखा जब समान यूनिट में काम कर रहा है तो कुछ यूनिट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कुछ यूनिट चलो देख लिया जाए। जैसे आपने सुना होगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, इसमें चेंज करने का क्या होता है। जैसे पूछा गया कि 2 डेसीग्राम 5 हेक्टोग्राम का कितना परसेंट है, तो जब तक आप समान यूनिट नहीं करेंगे उत्तर आएगा ही नहीं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 20 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट है, तो 20 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट ये बताना है, तो या तो आप उस 5 रुपये को पैसा बना लीजिए, या तो इस 20 पैसे को रुपया बना लीजिए, या तो दोनों रुपया रुपया रहेंगे या तो दोनों पैसा पैसा रहेंगे, तभी आंसर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए तमाम सारी यूनिट को बदलना आपको आना चाहिए। तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे, देखो कुछ यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने यहाँ लिखा किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, ओके। फिर यहाँ लिख दिया डेसी, सेंटी और मिली। इन सब के आगे 10 लिखते जाते हैं, और ये है 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये नीचे जाने का रास्ता है। अब हमको इसके आधार पर पहले ये समझना है कि लीटर, मीटर, ग्राम का एक ही पैमाना होता है। ध्यान रखिएगा, लीटर, मीटर, ग्राम का एक ही पैमाना होता है। जैसे अगर हम लीटर पर बात करेंगे तो पढ़ा जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर हम मीटर पर पढ़ेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ा जाएगा। अगर हम ग्राम पर पढ़ेंगे
तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम पढ़ा जाएगा। और इनके बीच में 10-10 का हिसाब किताब है, यानी दार्शनिक पद्धति पर ये फार्मूला लिखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि हमसे पूछा गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बड़ा सामान्य है, आप सबको पता है तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इस पैमाने के माध्यम से हम कैसे बताते हैं। कि जैसे पूछा गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, ग्राम यहाँ दिख रहा, तो आप इतने ऊपर से नीचे आएंगे इस रास्ते से, तो आपको 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी नीचे आना पड़ा, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 करना पड़ा, तो 1000 हो जाएगा। यानी अब आप बहुत आराम से कह सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ऐसे एक लड़के ने एक दिन पूछा था आप ही के ग्रुप में से कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। पूछा था 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। देखो किलोमीटर यहाँ है और सेंटीमीटर यहाँ है। नीचे उतरिए, 1 2 3 4 5, 5वीं सीढ़ी पर मिलेगा। 5वीं सीढ़ी मतलब 5 जीरो लगेगा। 5 जीरो का मतलब होता है 1 लाख। तो आप लिख सकते हो 1 किलोमीटर बराबर होगा 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये बड़े काम की चीज़ है। अगर ये आपको फ्रेम याद है तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो ज़रूरी है, याद रखिएगा। अच्छा, उल्टा अगर पढ़ा जाए, जैसे पूछा जाए हमसे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो सेंटीमीटर से मीटर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखो सेंटीमीटर यहाँ ऊपर जाओगे। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, क्वेश्चन आया, तो सेंटीमीटर से मीटर जाओगे ऊपर, तो देखो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ा, यहाँ मीटर मिल रहा है, तो 2 सीढ़ी ऊपर जाना है, तो 1/10 गुणा 1/10 यानी 1/100 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये आपका कुछ यूनिट हुआ। कुछ और यूनिट की चर्चा हम करते हैं आपसे। अक्सर दिखा होगा आपको हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में, जब वो तो खैर हम उसमें बनाते मेंसुरेशन में, लेकिन यहीं पर देख लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। और 1 एयर होता है, एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। यानी अगर कोई ऐसा खेत है आपके पास जो 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा है, तो 1 हेक्टेयर हुआ। ऐसे ही अगर कोई खेत है आपके पास जो 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है, तो 1 एयर कहा जाता है इसको। ठीक है, बीघे उघे का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये आपका चकबंदी लेखपाल जो होता है वो बीघा, बिस्वा, डेसिमल वो सब देखता है, डिसमिल कहता है उसको। इसके अलावा आप जानते होंगे कि एक जोड़ी मतलब होता है 2 इकाई। कहते हैं ना, एक जोड़ी बैल लिया, एक जोड़ी कुछ लिया, एक जोड़ी मतलब 2 इकाई। एक कोड़ी होता है, एक कोड़ी का मतलब होता है 20 इकाई। कोड़ी को अंग्रेजी में स्कोर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बड़े काम का है। अब तक हमें 2 एग्जाम में मिल चुका है ये, और बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता है। एक कोड़ी मतलब 20 इकाई होती है। ऐसे ही 1 दर्जन बराबर 12 इकाई होती है, और 12 दर्जन बराबर होता है 144 इकाई। और 144 इकाई को एक ग्रुस कहा जाता है, ग्रुस। बहुत सारी चीज़ें संसार में ऐसी हैं जिसको गिन कर बेचा जाता है। तो अगर 144 इकाई कोई चीज़ है तो उसको हम एक ग्रुस कहते हैं। एक जो बैंगना बनाते हैं ना, कार्टून में पैक करते हैं, तो 144 का एक ग्रुस का पैकिंग कर देते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो कागज़ बनता है, शीट कागज़ जब खरीदते हैं, तो आप जानते हैं 24 शीट कागज़ अगर है तो उसको क्या कहते हैं, एक दस्ता या जिस्ता बोलते हैं, जिस्ता। वो 24 शीट कागज़ होता है। और अगर 20 दस्ता दे दे, 20 दस्ता को एक रीम कहा जाता है, रीम। 20 दस्ता में कितना शीट कागज़ हुआ, 20 गुणा 24 यानी 480। अगर 480 शीट कागज़ आप खरीदते हैं तो उसको एक रीम बोला जाता है। रीम आपने फोटो स्टेट की दुकान पर देखा होगा, एक बंडल पेपर, वो एक रीम पेपर होता है, उसमें 480 शीट होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और काम आती हैं परसेंटेज के अंदर में। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी चीज़ से शुरू करते हैं, परसेंटेज। तो उसमें क्या वो देखेंगे कि परसेंटेज को डेसिमल में और फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। डेसिमल में, फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, और डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जा सकता है। अगर हम यहाँ लिख दे प्रतिशत और यहाँ लिख दे दशमलव,
और यहाँ लिख दे भिन्न। ठीक, तो अब जैसे सोचो कि ये है 25%, तो 25% को आप दशमलव में बदलेंगे तो 25/100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। और इसको अब भिन्न में बदलना हो तो इसी 25/100 को दशमलव मत बदलिए, काट दीजिए 1/4। तो 25% को अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो 0.25 हो जाएगा और भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आपने देखा कि परसेंटेज को दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग किया गया, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया गया। यानी अगर इस भिन्न को फिर से परसेंटेज बनाना हो तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो फिर परसेंटेज बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर फिर परसेंटेज बन जाएगा। ये आपके टेट सीटेट में खूब पूछा जाने वाला सवाल है। देखो, अगर आपसे आ गया 35%, तो आप 35% को 35/100 करेंगे तो 0.35, ये दशमलव में बदल गया, और इसी 35 को बटा 100 करके 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7/20। तो 7/20 को आप 35% कह सकते हैं। आपने और लोगों का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने ढेर सारा परसेंटेज लिख कर दे रखा है। 10% को भिन्न में क्या कहते हैं, 20% को क्या कहते हैं, 15% को क्या कहते हैं, ये याद कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप याद कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये सत्य है। लेकिन नहीं याद करेंगे तो भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता रफ्तार में। ठीक है, तो जो चीज़ याद करने लायक है वो याद करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये बदलना आपके लिए बहुत सामान्य हो जाता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई एकदम बेसिक की। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं, कुछ फार्मूले की चर्चा करेंगे, और फिर ये भी बताते हैं कि अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो और अच्छी बात है। जैसे एक सवाल आपने देखा होगा कि अगर किसी वस्तु का मूल्य X% बढ़ा दिया जाए तो उसकी खपत कितने % कर दिया जाए, कम कर दिया जाए कि खर्च ना बढ़े। देखो, किसी वस्तु का मूल्य X% बढ़ा दिया गया तो उसकी खपत कितने % कम कर दें कि खर्च ना बढ़े। दरअसल ये जो है ऐसा फार्मूला है, जैसे परसेंटेज हो या गणित जो है पूरी तरह व्यवहारिक है। ये व्यवहारिक गणित हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए इस गणित का नाम होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो इंटरमीडिएट की गणित है वो अप्लाइड नहीं है, वो एकदम हायर मैथमेटिक्स है। और इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मैथमेटिक्स को आप रोज़ दैनिक जीवन में इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए बताता हूँ, जैसे आप कोई सामान खरीदते थे 100 रुपये का, अब वो कह रहा कि नहीं भैया 20% इसका दाम बढ़ गया या 25% दाम बढ़ गया, तो अब भैया जी 100 रुपये लेकर गए हो आप, और तो 125 का सामान है तो 125 तो मिलेगा नहीं। अब आप 25% कहाँ से लाओगे, आपकी सैलरी तो बढ़ी नहीं। तो आप कहोगे भाई मेरे पास 100 ही रुपये है, 100 रुपये का ही दे दो। तो वो क्या करेगा, वो टोटल मात्रा जो पहले देता था उतना नहीं देगा, कुछ कम कर देगा। कितना कम कर देगा ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नहीं तो धोखा खा जाएंगे, पता नहीं कितना कम कर देगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है छोटा सा, वो फार्मूला होता है x/100 + x × 100। अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसे कितना % कम कर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि मान लो x की जगह हम मान लें कि 25% कीमत बढ़ी, तो सवाल उठता है कितने % उसको अपना खपत कम कर देना चाहिए। तो x की जगह आप 25 लिख दो, आपका काम होगा। देखो आप लिख सकते हो 25/100 धन 25 यानी 125 × 100, तो 25 × 125, 5 से काट दो 20, यानी आप कह सकते हैं कि अगर दाम 25% बढ़ा है तो वो अपनी जो वस्तु है उससे 20% वो कम देगा, काम हो जाएगा। ये तो हुआ आपका फार्मूले के माध्यम से। आप एक तरीके से और इसे सोच सकते हैं, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रही होगी, वो बढ़ करके 125 हो गई। अब इसे फिर वापस आना इस जगह पे, अगर इस जगह पे वापस आना है तो इसमें से 25 कम करना पड़ेगा, तब यहाँ पहुँचेंगे। तो 25 कम करना पड़ेगा किसमें से, 125 में से, और गुणा 100। तो इससे आराम से आपने काट दिया और बिना किसी फार्मूले का आपका उत्तर 20% आ गया। तो ये काम की चीज़ है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। देखो
सूत्र अच्छी चीज़ है, लेकिन सूत्र के साथ एक कंडीशन होती है, भूलता बहुत है। देखो अभी मान लो ताज़ा ताज़ा मामला है, आपको याद है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो भूल सकता है। इसलिए एक दूसरा पैरेलल लाइन आपके सामने होना चाहिए, जिससे ये लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि जीरो लेवल पर हम इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आराम से कर लेंगे। इसको आप प्रैक्टिकली दिखा भी सकते हैं। देखो अगर आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं तो देखो क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी, वो 100 रुपया केजी मिलती है, उसका जो कीमत है, कीमत हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, इसको कीमत है वो 100 रुपया किलो थी कोई चीज़, और हम उसकी मात्रा लेते थे 100 किलोग्राम, तो हमें कुल कितना देना पड़ता होता था? कुल हमको 10,000 रुपया खर्च करना पड़ता था। सपोज करिए कोई वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपया है और हम 100 किलो खरीदते थे, तो 100 गुणा 100 कुल 10,000 रुपये हम देते थे। क्लियर? अब क्या हुआ, कीमत उसकी 125 हो गई। अब मात्रा हमको कितना मिलेगा? मान लो x, और हमारे पास तो वही 10,000 रुपया है बस। देख रहे हो आप, कीमत 100 थी, मात्रा 100 किलोग्राम खरीदता था, कुल 10,000 रुपये में खर्च करता था। आज भी मैं 10,000 लेकर गया हूँ, लेकिन आज कीमत 125 है, दाम उसका 25% बढ़ चुका है, तो अब तो हमें 100 किलो मिलेगा नहीं, कम मिलेगा, x मान लो मिला, और तब भी हम 10,000 खर्च करेंगे। तो बताओ ऐसे न मामला था ये, तो फिर हम ऐसे ही तो कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? 125 गुणा x बराबर 10,000 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 बटा 125, काटो 125 अट्ठे 10,000 होता है, 1,000 होता है, 80 आ गया। यानी जो मात्रा पहले 100 किलोग्राम मिलती थी, अब हमें 80 किलोग्राम मिल रही है, इसका मतलब हमें 20% कम मिल रही है। तो आप इस माध्यम से भी दिखा सकते हैं, और जो मैंने एरो खींच के दिखाया उस तरह से भी दिखा सकते हैं, और फार्मूला याद है तो वहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए एकदम बेहतरीन रहेगा, चाहे जो याद कर लीजिए। अब अगर हम सूत्र की बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जगह कहीं कहीं पर 100 माइनस एक्स भी लिखा रहता है। वो कब होता है? यही जो कीमत में x% वृद्धि किया गया, मान लीजिए x% कम कर दिया गया, तो उसमें उसकी खपत कितने % बढ़ा दें? बढ़ाना पड़ेगा ना। कैसे? अरे भाई दाम कम हो गया। जैसे मैं सपोज करो सेब खरीदने गया था, तो मैंने सोचा था 100 रुपया किलो मिलेगा, तो 500 रुपया का 5 किलो मिल जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ यार वो तो 75 रुपया किलो है, या 80 रुपया किलो है, या 50 रुपया किलो है, सस्ता हो गया। तो अब मुझे उसी 500 में ढेर सारा सेब मिल जाएगा ना। कितनी मात्रा, मतलब कितना उसको खर्च बढ़ा दे अपना, हाँ, कि कांस्टेंट वैल्यू बनी रहे। तो उसके लिए फार्मूला बनता है x/100 माइनस x गुणा 100। ये आपका सूत्र है। सूत्र में रखिए और सीधे उत्तर ले लीजिए। एक एग्जांपल से करके दिखाऊं। देखो मान लीजिए कीमत जो है वो 40% कम कर दिया, तो खर्च नहीं, खपत कितने % बढ़ा दें? कितने % बढ़ा दें कि खर्च वही रहे? ये सवाल आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 40 लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा 40 बटा 100 माइनस 40, 60 गुणा 100, तो 20 दूना 40, 20 या 100, ये हो जाएगा 200 बटा 3, 66 सही 2 बटा 3%। यानी उसको अपना खर्च 66 सही 2 बटा 3% बढ़ा देना चाहिए। अब अगर हम चाहते हैं कि हम बिना सूत्र के इसे लगाएंगे, तो बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई चीज़ 100 की रही होगी और 40% उसका दाम घटा दिया, यानी 60 रुपये कर दिया गया। अब कह रहा कि नहीं, हमको वापस उसी जगह पे जाना है, हमको उतना ही चाहिए, पैसा हम उतना ही खर्च करेंगे। तो बताओ 60 से उसे 100 पर आने के लिए उसको 40 बढ़ाना पड़ेगा। किस में बढ़ाना पड़ेगा? 60 में, और गुणा 100। तो काट देंगे तो फिर वही कहानी आ गई, 200 बटा 3, और 200 बटा 3 करेंगे तो हो जाएगा 66 सही 2 बटा 3%। तो आप देख रहे हैं कि बिना किसी सूत्र के भी सारा काम बेहतरीन होता जा रहा है। तो 2 फार्मूले की चर्चा अभी तक हमने आपसे कर दिया है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक दोहरा फार्मूला बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड है उसका। डबल स्टैंडर्ड का दूसरी मीनिंग ना समझिएगा। तो 2 फार्मूले बनते हैं, दोहरी बातें। वो कह रहा है जैसे कीमत भी बढ़ा दो और खपत भी बढ़ा दिया तो खर्च कितना बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ा दिया, खपत घटा दिया
तब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत घटा दिया और खर्च भी घटा दिया तब कीमत पर क्या खर्च पर क्या असर पड़ेगा। असर पूछा जा रहा है, उससे ये मतलब नहीं कि उसको उतना ही खर्च करना, उसको ज़्यादा खर्च करना है, तो असर आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है, मैं 4 फार्मूले लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला बनता है x + y + xy अपान 100। दूसरा फार्मूला बनता है x - y - xy अपान 100। तीसरा फार्मूला बनता है -x + y - xy अपान 100। और चौथा फार्मूला बनता है -x - y + xy अपान 100। ये 4 सूत्र बनते हैं और चारों की सिचुएशन हम लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चारों में 40 तरह के सवाल हो सकते हैं, इसलिए सारे सिचुएशन हम लिख नहीं पाएंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ा दिया, उसकी खपत भी y% बढ़ गई, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ गई है और उसकी खपत y% घट गई है, तब उसके खर्च पर क्या असर पड़ेगा। अगर कीमत x% घट गई है, खपत y% बढ़ गई है, तब क्या असर पड़ेगा। और कीमत x% घट गई है और जो है उसकी खपत भी y% घट गई है, तब क्या असर पड़ेगा। 4 सिचुएशन आपने देख लिया। फिर अगर हम और 4 सिचुएशन बात करें, 2D डायग्राम से ले लो कोई भी, किसी आयत के बारे में चर्चा करूं, किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई y% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसकी लंबाई x% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई y% घटा दिया गया, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। अगर उसकी कीमत x% घटा दिया गया और उसका लंबाई x% घटा दिया, चौड़ाई y% बढ़ा दिया, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही अगर उसकी लंबाई x% घटा दिया, चौड़ाई y% बढ़ा दिया, तब उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो है 4 फार्मूले हैं, इस पर ढेर सारे सवालों की चर्चा हम लोग कर लेंगे। और अगर यह भी बताएंगे कि अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो और अच्छी बात है। एग्जाम्पल ले लें, एक सवाल चलो देखा जाए। अगर मान लीजिए हम एक आयत की लंबाई पर लेते हैं, आयत की लंबाई, तो लंबाई जो है, हम देखो लंबाई जो है उसने 20% बढ़ा दिया, प्लस कर दे रहा हूँ ना, और जो चौड़ाई है उसको उसने मान लो 30% बढ़ा दिया। अब पूछ रहा क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। देखो प्लस लिख दे रहा हूँ ना, प्लस लिख दे रहा हूँ, प्लस मतलब बढ़ा दिया और माइनस मतलब घटा दिया। मान लो कोई आयत है, उसकी लंबाई 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई 30% बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, इस फार्मूले से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ लगा दूँ, देखो 20 + 30 + 20 × 30/100। तो आप इसको काटेंगे तो 2 0 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 30 50 और 3 दूनी 6। आपका उत्तर आ जाएगा 56%, यानी उसका क्षेत्रफल 56% बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप, यानी 20 और 30 बढ़ा तो 50 नहीं बढ़ेगा, 56% बढ़ जाएगा। काम की चीज़ है। ऐसे ही अगर हम दूसरा फार्मूला लें, तो इसमें हम ले रहे हैं, मान लो लंबाई 30% बढ़ा दिया और चौड़ाई उसने 10% घटा दिया, तब क्या असर पड़ेगा। तो इस फार्मूले पर काम चलेगा। देखो लंबाई 30% बढ़ा दिया, चौड़ाई 10% घटा दिया, क्या असर पड़ेगा और देखते हैं। तो 30 - 10 - 30 × 10/100 ऐसे काट देंगे आप। तो ये दोनों 0 कटेगा, तो 30 में से 10 घटाएंगे 20 आ गया, और 20 में से 3 फिर घटाएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 17%। 17% पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 17% बढ़ जाएगा। ये 56% भी प्लस में आया है, इसलिए ये बढ़ जाएगा। तीसरा फार्मूला जो दिख रहा है उसमें पहले घटाने की बात कर रहा है, फिर बढ़ाने की बात कर रहा है। मान लीजिए हम एक सवाल लेते हैं जिसमें लंबाई हम 20% घटाए हैं और चौड़ाई हम 40% बढ़ा दिए हैं। अब क्या असर पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो चलो इस पर फार्मूला लगाते हैं, -20 + 40 - 20 × 40/100। काटेंगे तो ये दोनों 0 यहाँ से कट जाएगा। तो देखो 40 तो पॉजिटिव है और 2 चौके 8, यानी 20 8 28, 28 नेगेटिव है और 40 पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आ गया, 28 और 12 40, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 12%। 12% बढ़ जाएगा। ठीक है, हमको लगता है लाइट कुछ ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी सी लाइट कम कर दें। ठीक है, तो अब आपने देखा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल अगर हम देखें, दोनों कम कर दें। मान लो हमने लंबाई 20% घटा दिया और चौड़ाई भी 10% घटा दिया, अब क्या असर पड़ेगा। तो ये पड़ेगा -20 - 10 + 20 × 10/100।
तो ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 10 30 -30 और +2, ये हो जाएगा -28%, यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो 28% कम हो जाएगा। तो आपने 4 एग्जाम्पल हमने करके दिखा दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिना इस फार्मूले के भी इसे लगा सकता हूँ तो ये ज़्यादा काम की चीज़ होगी। याद रखना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, मैंने बार बार बताया। अगर कोई चीज़ याद है तो अच्छी बात है, लेकिन दरअसल याद करने के साथ एक कंडीशन तुरंत जुड़ जाती है कि भूल भी जाएगा। उसका पॉजिटिव जो कोई चीज़ है तो उसका निगेटिव मौजूद है। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं होगा तो करंट सप्लाई भी नहीं होगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव है। अगर कोई चीज़ आप याद कर सकते हैं तो भूल भी जाएंगे, इसलिए उसके लिए एक कोई लाइन लेंथ आपकी बनाए रखिए जिससे आपको वह चीज़ भूले नहीं। देखो मैं फार्मूला हटा दे रहा हूँ और इन्हीं सवालों को हम दूसरे प्रकार से हल कर रहे हैं, उसको देखिए। जैसे मान लो लंबाई 20% बढ़ाया, चौड़ाई भी 30% बढ़ा दिया, तो ऐसे मान लो कोई चीज़ 100 रही होगी, कोई चीज़ पहले 100 रही होगी, 20% बढ़ाओगे तो 120/100 होगा। भाई 100 तो बेस होता है, 20% बढ़ाओगे तो 120/100, और फिर 30% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 130/100। जब आप इसको काटेंगे तो जानते हो क्या होगा, 12 × 13 156 हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ जो 100 थी 156 हो गई, इसका मतलब 56% बढ़ गई। यहाँ आपका उत्तर है, देख रहे। अब आओ इस सवाल में देखते हैं। इसमें लिखा है कि 30% बढ़ाया 10% घटाया, 30% बढ़ाया 130/100 और 10% घटाया 90/100। तो आप देखेंगे ये 100 कट गया, ये दोनों को कट गया, 13 9 117। बताओ कोई चीज़ 100 थी अब 117 हो गई, तो बताओ 17% बढ़ी कि नहीं बढ़ी? खुद देख लीजिए आपके सामने। तो इससे क्या हुआ कि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ रहा है, तुरंत आपका उत्तर बनता जा रहा है। तीसरे सवाल में देखो, कोई चीज़ 100 रही होगी, 20% घटाया यानी 80/100 और 40% बढ़ाया 140/100। काटो जरा, 14 8 112। कोई चीज़ 100 थी 112 हो गई, तो बताओ 12% बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्लियर हो रहा? अब पाँचवा भी देख लो आप। चौथा, कोई चीज़ 100 थी, पहले 20% घटाया यानी 80/100, फिर 10% घटाया यानी 90/100। अब इसको काट के देखिए, 8 9 72 आ गया। बताओ कोई चीज़ 100 था अब 72 बचा, कोई चीज़ 100 था अब 72 बचा, तो बताओ कितने % कमी आ गई? 100 में से 72 घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये 28%, यानी कमी हो गई, माइनस हो गया। भाई 100 था 72 हो गया, कमी हो गई। तो एक वीडियो में हमने इतनी बातें रखी, कृपया इन बातों को खूब ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।